वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शंस में आपको बताए थे कि लास्ट एक बच गया था इक्विवेलेंट वेट, यानी कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जानना होता है कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तो लास्ट क्लास में आपको बता दिए थे कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है और किसी भी एलिमेंट का आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी अगर कंपाउंड दिया हुआ है या आयन दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो सेकेंड पॉइंट में हेडिंग डाल दीजिए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड, यानी कि किसी पहले हम लोग कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखेंगे, फिर आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखेंगे। लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि किसी भी एलिमेंट का जब इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना होता है तो एक फार्मूला वहां से निकाले थे, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, जहां पर एन फैक्टर के बारे में बताए थे कि किसको कहते हैं, तो वैलेंसी के इक्वल होता है। ठीक उसी तरह से यहां पर अगर किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो जब कंपाउंड है तब अब एटॉमिक वेट के जगह पे क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा ये, क्योंकि ये फार्मूला के रूप में हो गया। अब यहां पर देखिए, अब यहां पे सवाल ये उठता है कि सर एन फैक्टर होता क्या है। तो एन फैक्टर जो कंपाउंड होगा ना उसका जो चार्ज होता है केटायन या एनायन पे, देखिए एन फैक्टर इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। अब ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं किसी भी एलिमेंट पे -2 है सो चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया कि यहां पर इसका मॉड लगा दीजिए, यानी कि उसको पॉजिटिव कर दीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर पॉजिटिव है तब पॉजिटिव ही रहेगा और निगेटिव अगर चार्ज है तब भी आपका पॉजिटिव ही होगा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड को ही लेना है। जैसे किसी भी एलिमेंट पे -1 चार्ज है तो इसका मतलब क्या आपको लेना होगा, एन फैक्टर 1 लेना होगा। किसी पे अगर 3+ चार्ज है तो वहां पर क्या लेना होगा, 3 लेना होगा। किसी पे 3- चार्ज है तब वहां पे क्या लेना होगा, 3 ही लेना होगा। तो उसी को आपको कहा गया, इसीलिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि ओनली मैग्नीट्यूड। तो ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ गया सभी लोग को। तो ध्यान रखिएगा, जो सिंपल सा बात है, एलिमेंट में आपको बताए थे एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, तो वहां पर एटॉमिक वेट क्यों कहते हैं, क्योंकि एलिमेंट है। अब यहाँ पे कंपाउंड का निकाल रहे हैं तो मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर सब लोग को समझ में आ गया। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे HCl है, सिंपल एक कंपाउंड है। अब ये आयोनाइज्ड होगा, यानी कि टूटेगा, तो कैसे टूटेगा, तो ये सब लोग को पता है कि टूटेगा तो H+ और Cl- में। अब आपसे कहा गया कि इसका बताइए एन फैक्टर क्या होगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि पॉजिटिव वाला को देखें या निगेटिव वाला को देखें। यहां पर देखिए और लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन, यानी कि या तो आप केटायन का देखिए या एनायन का देखिए। बोलिएगा ऐसा क्यों, तो साहब ये मॉलिक्यूल आपका क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो जब वो आयोनाइज भी होगा ना तो पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्ज है वो इक्वल होगा। अब यहां पर देखिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो आप या तो पॉजिटिव वाला का देखिए या निगेटिव वाला का देखिए, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही देखना है। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर बताइए एन फैक्टर क्या होगा, तो आप लोग बताइए क्या होगा, एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट अगर HCl निकालेंगे तो मोलिकुलर वेट अपॉन 1। यहां पर देखिए अब आ गया बात मोलिकुलर वेट का। अब मोलिकुलर वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सभी लोगों को पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक वेट जो होता है 35.5 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36.5। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 36.5 अपॉन 1, यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट HCl का 36.5 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaOH है। अब आपसे कहा गया कि NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालिए। अब आप बताइए टूटेगा तो कैसे टूटेगा, सभी लोगों को पता है ये कैसे टूटेगा, Na+ और OH- में। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए एन फैक्टर क्या होगा,
तो n फैक्टर या तो आप केटायन में देखिए या तो एनायन देखिए, दोनों पर क्या है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो किसी एक का देखना है। तो केटायन का अगर देख रहे हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि n फैक्टर क्या होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, n फैक्टर इक्वल टू 1। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट अपॉन 1। अब बात आती है मोलिकुलर वेट का, तो मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो सोडियम का एटॉमिक वेट है सो 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है तो 1 होता है। इसको जब ऐड करेंगे तो 6 3 9 1 10 हो गया, और 2 1 3 1 4, यानी कि इसका मोलिकुलर वेट NaOH का कितना हो गया 40। और ये सब जो है ना कॉमन कंपाउंड है, तो इसको याद ही रख लीजिए। ये तो वैसे बच्चे के लिए आपको निकाल करके दिखा देते हैं, ताकि जिनको नहीं पता अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि 40/1, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, पता चला कि 40 कहां से आ गया। तो ये आपका 23 किसका हो गया, सोडियम का, 16 किसका हो गया, ऑक्सीजन का, और 1 किसका हो गया, हाइड्रोजन का। तो इस तरह से जब हम लोग ऐड किए तो टोटल कितना आ गया 40। तो यहाँ पे लिखेंगे 40/1 इक्वल टू 40। तो किसी भी कंपाउंड का आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, क्लियर हो रहा है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पर H2SO4 है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये आयनाइज्ड होगा यानी कि टूटेगा, तो कैसे टूटेगा, ये कैसे टूटेगा, तो 2H प्लस और SO4 2 माइनस में टूटेगा। अब देखिए, दो पॉजिटिव दो निगेटिव, क्यों, क्योंकि मोलिक्यूल आपका न्यूट्रल है। तो जब मोलिक्यूल न्यूट्रल है, तो जब वो आयनाइज्ड होगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। अब किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि अच्छा बताइए यहाँ पर n फैक्टर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, या तो आप केटायन का देखिए या एनायन का देखिए, लेकिन देखना दोनों में से किसी एक का ही है। तो यहाँ पर n फैक्टर इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या हो गया, मोलिकुलर वेट अपॉन 2। पिछले क्लास में भी बताए थे कि H2SO4 जो है ना कॉमन कंपाउंड है, तो इसका मोलिकुलर वेट याद रखिए कि 98 होता है। अब बोलिए कि सर कैसे 98 हो गया, पिछले क्लास में भी आपको बताए थे, फिर से देख लीजिए। अब यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 हो गया। सल्फर का कितना होता है, तो 32 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। कितना ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो 16 चौका 64, यानी कि 64 हो गया। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 अप टू 8, ठीक है, इधर कितना हो गया 6 3 9। तो ये कॉमन एलिमेंट है ना, तो आप इसको अब याद क्या करें, याद कर लीजिए कि H2SO4 का मोलिकुलर वेट है सो 98 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 98/2। अब 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 49। इसी एग्जांपल को जब एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सिखाएंगे ना, तो फिर आएगा HCl। अभी जो आपको बताया वो क्या है, एसिड है, तो एसिड का फिर अलग से नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, वहां पर भी फिर ये एग्जांपल आपको बताएंगे। अब ये कंपाउंड बता रहे, तो किसी भी तरह का अगर कंपाउंड है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, Na2CO3 है, इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब आपसे पूछा जाए कि सोडियम कार्बोनेट का आप क्या कीजिए, इक्विवेलेंट वेट बताइए। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि टूटेगा कैसे। इतना सब लोग को पता है ना कि सोडियम जो है फर्स्ट एक एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब भी ये टूटेगा यानी कि अपना एक ही इलेक्ट्रॉन ही किसी को दे सकता है। समझ में आ रहा बात। तो ऐसा अगर कोई स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट तो एक से एक होते हैं, अगर आप ऐसा लिख देंगे ना Na2 प्लस, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि 2 सोडियम है सो एक इलेक्ट्रॉन है सो रिलीज किया है। ये गलत है लिखना। जब भी लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 2Na प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन है सो रिलीज किया। समझ में आ रहा बात। और इधर क्या बच गया, CO3 2 माइनस, यहां पे अब लिखेंगे CO3 2 माइनस। तो ये सब भी आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि सोडियम अगर कार्बोनेट है तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा,
2Na प्लस CO3 2 माइनस में। और जैसे ही आप यहां पे इस तरह से लिख दिए तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इन फैक्टर क्या होगा। तो इन फैक्टर या तो आप पॉजिटिव देखिए या तो निगेटिव देखिए। बहुत सारे बच्चे फिर देखने में गलती करते हैं, उनसे क्लास में पूछा जाएगा अच्छा जी बताओ कितना है, सो पॉजिटिव चार्ज है 1 सर। अरे भाई 2 से मल्टीप्लाई है, तो यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज है 2 निगेटिव चार्ज है। और दूसरा फिर थोड़ा सा वही बात कॉमन सेंस, जब आपका 2 निगेटिव यहां पे है तो 2 पॉजिटिव भी होना चाहिए, तभी तो ओवरऑल मोलेकुल न्यूट्रल होगा। समझ में आ गया बात। तो एन फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंट वेट बताइए सोडियम कार्बोनेट का, तो कितना होगा। तो लिखेंगे मोलेकुलर वेट अपॉन 2। अब देखिए मोलेकुलर वेट अब कितना होगा सोडियम कार्बोनेट का, तो ध्यान से देखिए। अभी आपको बताया था ना सोडियम का कितना होता है 23, तो 23 दूना 46 यानी कि 46 हो गया। कार्बन का कितना होगा 12 होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 37 48 48। अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 2 10 और 6 16, 4 4 8 और 1 9 1 10, 106 आ गया। तो आपको इन फैक्टर के साथ साथ एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए जो कॉमन एलिमेंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल का आप सोचिएगा हर एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट याद करना तो वो मुश्किल है, लेकिन जो हमेशा मिलते रहता है जो भी एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट तो सबको याद होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एटॉमिक वेट याद है तभी तो आप किसी भी कंपाउंड का मोलेकुलर वेट निकालेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, अगर लिखेंगे तो देखिए 106 अपॉन क्या लिखेंगे 2, तो यहां पर हो गया 106 अपॉन 2। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 53। नोट कर लीजिए सभी लोग, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए तो अब हम लोग थर्ड में आएंगे कि किसी भी आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन। इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन इक्वल टू हो जाएगा मोलेकुलर वेट अपॉन इन फैक्टर। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर बात वहीं पे आकर के अटकता है कि सर इन फैक्टर क्या होगा। तो जब आयन का बात हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो टोटल केटायन पे कितना चार्ज है या एनायन पे टोटल कितना चार्ज है, यानी कि इन फैक्टर इक्वल टू फिर हम लोग लिखेंगे टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन, और फिर बात आ गया ओनली मैग्नीट्यूड। सबको समझ में आ रहा है, यानी कि अगर किसी पे 2 माइनस चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे हम लोग को मैग्नीट्यूड लेना यानी कि 2 लेना। तो ये फॉर्मूला फिर आपका निकल गया। अब आप देखिए एग्जांपल से, अब यहां पे आपको कहा गया कि SO4 2 माइनस का आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए। तो फार्मूला में क्या होता है, सबसे पहला काम आपका होगा एन फैक्टर निकालना। अब आपसे पूछा जाए कि इसका एन फैक्टर क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, तो आपको देखना होगा कि टोटल चार्ज कितना है। तो यहां पर टोटल चार्ज है सो 2 माइनस है, तो हम कहेंगे कि यहां पर एन फैक्टर है सो 2 होगा। अब फार्मूला में क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस इक्वल टू फिर लिखेंगे मोलेकुलर वेट अपॉन 2। अब आपसे पूछा जाए कि इसका मोलेकुलर वेट क्या होगा, तो फिर निकालिए। सल्फर का कितना होता है, तो सल्फर का 32 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौका 64, 4 2 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 96 हो गया। तो जब तक आपको एटॉमिक वेट नहीं मालूम होगा तब तक आप मोलेकुलर वेट नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या लिखेंगे 96 अपॉन 2, यहां पे क्या लिखेंगे 96 अपॉन 2। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, यानी कि 48। एक और एग्जांपल लेते हैं PO4 3 माइनस का। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर इन फैक्टर क्या होगा, तो आप क्या देखेंगे टोटल चार्ज। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल है सो 3 निगेटिव चार्ज है, तो लिखेंगे कि इन फैक्टर इक्वल टू 3।
और जब n फैक्टर मेरे को मालूम हो गया तब आपसे पूछा जाए कि देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ PO43 माइनस क्या होगा। और देखिए इतना लंबा भी आपको लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं इतना लंबा नहीं लिखना है तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे करके लिख सकते हो। इक्विवेलेंट वेट को कैपिटल E से रिप्रेजेंट कीजिए और यहाँ पे लिखिए PO43 माइनस, ऐसे करके लिखिए इक्वल टू। तो अगर आपको लगता है कि इतना लंबा नहीं लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ PO43 माइनस, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी कैसे आपको नोट करना है कॉपी में। अब यहां पर फिर क्या हो गया, मोलिकुलर वेट अपॉन 3। अब मोलिकुलर वेट आपको निकालना होगा तो कैसे निकालना होगा। फास्फोरस का एटॉमिक वेट सभी लोगों को पता है, बताइए कितना। फास्फोरस का एटॉमिक वेट कितना, 31। ऑक्सीजन का कितना, तो एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौका 64। यहाँ पे जब करेंगे तो ये हो गया 5 और 6 3 9 95। समझ में आ रहा बात। और अपॉन 3 यानी कि 95 में 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 31.67। यही आपका PO43 माइनस का इक्विवेलेंट वेट निकल गया। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल Ca2 प्लस है। अब आपसे पूछा जाए कि Ca2 प्लस में आप इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको n फैक्टर पता होना चाहिए। और n फैक्टर तो यहाँ पर टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग कहेंगे कि n फैक्टर इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए ये तो कंपाउंड है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2 प्लस का मेरे को निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट अपॉन 2। क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट अपॉन 2। तब यहां पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट आपका कैल्शियम का होता है 40 अपॉन 2, तो 20 आ गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे Cl माइनस है। अब आपसे पूछा गया कि Cl माइनस का इक्विवेलेंट वेट आप बताइए। तो क्लोरीन पे बताइए कितना चार्ज है, तो एक निगेटिव चार्ज है, तो n फैक्टर क्या होगा, n फैक्टर 1 हो जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे कि देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन 1। अब क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या होता है, 35.5 अपॉन 1 यानी कि 35.5। तो बहुत ही सिंपल है कि किसी भी कंपाउंड का या आयन का इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कोई भी एसिड दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अच्छा लगता है तब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।